साल 1926 में एक कम ज्ञात फ्रांसीसी आविष्कारक ने एक ऐसे उपकरण का पेटेंट हासिल किया जिसके बारे में दावा किया गया था कि वो कृषि उत्पादन को 3 गुना तक बढ़ा सकता है। इसमें किसी रासायनिक पदार्थ, इंजन या जटिल मशीनरी की आवश्यकता नहीं थी। इसके बजाय यह एक लगभग अविश्वसनीय रूप से सरल चीज पर आधारित था। तांबे की एक तार जिसे सीधे आसमान से ऊर्जा खींचने के लिए डिजाइन किया गया था। आधिकारिक दस्तावेज, धुंधली पुरानी तस्वीरें और यहां तक कि ब्रिटिश सरकार की एक समिति की जांच भी इन चौंकाने वाले दावों का समर्थन करती दिखाई दी, जिनमें 10 फीट ऊंचे मक्के के पौधे और असाधारण आकार के कद्दू शामिल थे। फिर लगभग बिना किसी चेतावनी के यह पूरी तकनीक गायब हो गई, मानो इसे जानबूझकर लोगों की यादों से मिटा दिया गया हो। हमें सिखाया जाता है कि अधिक फसल के लिए अधिक उर्वरक की आवश्यकता होती है, लेकिन क्या हो अगर भौतिकी के एक पूरे सिद्धांत को चुपचाप रासायनिक खाद की बोरियों से बदल दिया गया हो? एक साधारण तार के पीछे छिपा यह भूला हुआ विज्ञान और वे शक्तिशाली हित जिन्होंने शायद इसे दबा दिया, हमें यह सोचने पर मजबूर कर सकते हैं कि भोजन वास्तव में उगाया कैसे जाता है। जस्टिन अकादमिक विज्ञान की दुनिया में कभी कोई प्रसिद्ध नाम नहीं थे। वे पेशे से किसान थे, आवश्यकता से प्रयोगकर्ता और स्वभाव से अथक आविष्कारक। 1865 में फ्रांस में जन्मे, उन्होंने दशकों तक एक क्रांतिकारी विश्वास का पीछा किया कि पौधे केवल मिट्टी से मिलने वाले पोषक तत्वों पर निर्भर नहीं होते, बल्कि वातावरण में मौजूद अदृश्य ऊर्जाओं पर भी निर्भर करते हैं। अपने जीवन भर उन्होंने धातु की छड़ों, कॉइल्स, स्पाइरल्स और एंटेना जैसी संरचनाओं से बने असामान्य उपकरण तैयार किए। उन्होंने खुले तौर पर ऐसे परिणामों का दावा किया जो स्थापित कृषि सिद्धांतों को सीधे चुनौती देते थे, और ऐसा करके उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा तक दांव पर लगा दी। 26 अक्टूबर 1925 को क्रिस्टोफल ने स्विट्जरलैंड में एक ऐसे उपकरण के लिए पेटेंट दायर किया जिसे उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेल्यूरिक सेलेस्टियल अपैरेटस नाम दिया। ये पेटेंट आधिकारिक रूप से CH118648A के रूप में दर्ज हुआ और अगले वर्ष मई में स्वीकृत किया गया। इसमें तांबे के तत्वों और चुंबकीय स्टील प्लेटों की एक ऐसी संरचना का विवरण था जिसका उद्देश्य वातावरणीय बिजली को एकत्र करना और उसे जमीन में प्रवाहित करना था। ये कोई हाशिए की कल्पना नहीं थी जो किसी नोटबुक में यूं ही लिख दी गई हो। ये पेटेंट आज भी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है, एक कानूनी दस्तावेज जो हर तार, प्लेट और कनेक्शन का सटीक वर्णन करता है। क्रिस्टोफल की प्रेरणा खेतों में किए गए प्रत्यक्ष अवलोकनों से आई थी। उन्होंने दावा किया कि उनका उपकरण लगाने के बाद जई के पौधे 5 फीट से अधिक उगे और पुराने कमजोर पड़ चुके पेड़ फिर से तेजी से जीवित हो उठे। उन्होंने इन परिणामों को पुस्तकों और कृषि प्रकाशनों में दर्ज किया और वैज्ञानिकों, किसानों तथा संशयवादियों को अपने प्रयोगात्मक खेतों का निरीक्षण करने के लिए खुले तौर पर आमंत्रित किया। फ्रांसीसी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने उनके कार्य पर रिपोर्ट प्रकाशित की, कभी संदेह के साथ तो कभी उनके द्वारा दी गई तस्वीरों और तकनीकी चित्रों से प्रभावित होकर। क्रिस्टोफल के लिए प्रमाण वह था जो देखा और मापा जा सके, जो सिद्धांतों में छिपा ना हो बल्कि फसल की पैदावार में स्पष्ट दिखाई दे। रासायनिक उर्वरकों के खेती पर हावी होने से बहुत पहले वे मानते थे कि प्रकृति पहले से ही पौधों को वो सब कुछ देती है जिसकी उन्हें आवश्यकता है। यदि 1920 के दशक के मध्य की तस्वीरों में ऐसी सब्जियां दिखाई देती हैं जो लगभग आधुनिक मानकों से अवास्तविक लगती हैं, कद्दू जो पीपों से भी चौड़े थे और पत्ता गोभी जो लगभग एक वयस्क इंसान की ऊंचाई तक पहुंचती थी। क्रिसिल के प्रकाशनों और पुस्तिकाओं में प्रकाशित इन तस्वीरों ने ये अटकलें तेज कर दी कि शायद उन्होंने ऐसा कुछ हासिल कर लिया था जो मृदा विज्ञान के स्थापित सिद्धांतों का उल्लंघन करता था। फ्रांसीसी बागवानी पत्रिकाओं और क्षेत्रीय समाचार पत्रों ने इन तस्वीरों को प्रकाशित किया, उन दावों के साथ कि उनकी फसलें सामान्य पैदावार से 2 गुनी और कभी-कभी उससे भी कहीं अधिक थीं। हालांकि क्रिस्टोफल के करीबी दायरे से बाहर बहुत कम लोग इन तस्वीरों की उत्पत्ति की पुष्टि कर सके या उनकी प्रामाणिकता सत्यापित कर सके। आखिरकार ये मामला 1918 में कृषि मंत्रालय के अंतर्गत गठित ब्रिटिश इलेक्ट्रिकल्चर कमेटी तक पहुंचा। 1920 के शुरुआती वर्षों तक समिति रिपोर्टें एकत्र कर रही थी, फसलों की तस्वीरों का विश्लेषण कर रही थी और पूरे यूरोप में पर्यवेक्षक भेज रही थीं। उनका कार्य सीधा था, सिद्ध किए जा सकने वाले तथ्यों को आशापूर्ण भ्रम से अलग करना।
लगभग 20 वर्षों तक 1936 तक समिति ने उपज संबंधी डेटा, खेतों की तस्वीरें और क्रिस्टोफल जैसे आविष्कारकों की गवाहियां इकट्ठी कीं। उनकी आंतरिक रिपोर्टों में, जिनमें से कई सार्वजनिक प्रकाशन हेतु नहीं चिन्हित थीं, असामान्य रूप से ऊंची जौ से लेकर खेतों में लगाए गए विचित्र धातु उपकरणों तक सब कुछ दर्ज था। लेकिन इस नाटकीय दृश्य प्रमाण के बावजूद समिति के अभिलेख लगातार अनिश्चितताओं को दर्शाते हैं। मूल फोटोग्राफिक नेगेटिव उपलब्ध नहीं थे और सबसे असाधारण दावों की स्वतंत्र तृतीय पक्ष की पुष्टि कभी पूरी तरह स्थापित नहीं हो सकी। तस्वीरें प्रभावशाली थीं, लेकिन वे प्रमाण और लोक कथा के बीच झूलती रहीं। हर उस तस्वीर के साथ जो असाधारण फसल दिखाती थी, कुछ अनुत्तरित प्रश्न भी बने रहे। क्या सचमुच एक साधारण तार और धातु की छड़ इतनी वृद्धि का कारण बन सकते थे? फोटोग्राफिक प्रमाण स्पष्टीकरण की मांग करते थे, फिर भी निर्णायक वैज्ञानिक पुष्टि अब भी दूर थी। दृश्य आश्चर्य से कठोर वैज्ञानिक सत्यापन तक पहुंचने का प्रयास अभी बस शुरू ही हुआ था। पृथ्वी का हर खुला प्रदेश, शहरी पार्कों से लेकर दूरस्थ खेतों तक एक निरंतर लेकिन अदृश्य विद्युत ऊर्जा प्रवाह के नीचे मौजूद है। हमारे ऊपर का वायुमंडल नीचे की ऋणात्मक आवेशित पृथ्वी की तुलना में एक स्थिर धनात्मक विद्युत आवेश बनाए रखता है। भौतिक विज्ञानी इस घटना को वायुमंडलीय विभव प्रवणता या एटमॉस्फेरिक पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। साफ मौसम वाले दिनों में आसमान और धरती के बीच वोल्टेज का अंतर औसतन लगभग 100 वोल्ट प्रति मीटर ऊंचाई होता है। ये ना तो बिजली की चमक है और ना ही ऐसा झटका जिसे महसूस किया जा सके, बल्कि ये एक निरंतर मौन धारा है जो ज्वार की तरह लगातार बहती रहती है। पौधे इसी विद्युत क्षेत्र के केंद्र में स्थित होते हैं। उनकी पत्तियां और तने, जो सूक्ष्म संरचनाओं और मोमी परतों से ढके होते हैं, प्राकृतिक संवाहक का कार्य करते हैं। घास की हर पत्ती और अंकुरित होता हर बीज शांतिपूर्वक हवा से विद्युत आवेश एकत्र करता है। मिट्टी में धसी जड़ें सीधे पृथ्वी के ऋणात्मक विभव से जुड़ी होती हैं। इस प्रकार पौधा एक जीवित एंटीना की तरह कार्य करता है, जो आकाश और धरती के बीच सेतु बनाता है। ये अवधारणा केवल काव्यात्मक कल्पना नहीं है। वायुमंडल में विद्युत प्रवाह मापा जा सकता है। कुछ प्रयोगों में मिट्टी में डाली गई तांबे की छड़ हल्का लेकिन मापने योग्य करंट उत्पन्न करती है। ये पुष्टि करते हुए कि हवा और धरती के बीच आवेश का आदान प्रदान शांत परिस्थितियों में भी होता है। हालांकि मौसम इस विभव की तीव्रता को प्रभावित कर सकता है, लेकिन इसका मूल पैटर्न स्थिर रहता है। आकाश धनात्मक आवेश रखता है, पृथ्वी ऋणात्मक, और उनके बीच का अंतर कभी वास्तव में समाप्त नहीं होता। सदियों तक ये पृष्ठभूमि ऊर्जा लगभग अनदेखी रही, लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में क्रिस्टोफ जैसे नवोन्मेषकों ने ये पूछना शुरू किया कि क्या पौधों को केवल पानी और खनिजों से अधिक की आवश्यकता है। उन्होंने सोचा, क्या स्थायी विद्युत क्षेत्र को एकत्र, निर्देशित या और अधिक शक्तिशाली बनाया जा सकता है? विचार डिसेप्टिवली सिंपल था, भ्रामक रूप से सरल। यदि हर पौधा पहले से ही एक एंटेना की तरह कार्य करता है, तो जब उस एंटेना को और बेहतर बनाया जाए तो क्या बदलता है? आखिरकार एक तांबे की तार जैविक ऊतक की तुलना में कहीं अधिक कुशलता से बिजली का संचालन करती है। तांबे की तार बिजली को पौधे के तने या पत्ती से कहीं बेहतर संचालित करती है। जब उसे मिट्टी में गाड़ा जाता है तो वो एक सीधा मार्ग बन जाती है, जो वायुमंडलीय आवेश को नीचे खींचकर सीधे जड़ों के क्षेत्र तक पहुंचाती है। पृथ्वी का प्राकृतिक विद्युत क्षेत्र भले ही सूक्ष्म हो, लेकिन वो कभी समाप्त नहीं होता। इस निरंतर पृष्ठभूमि ऊर्जा को पहचानना समझने के लिए आवश्यक है कि एक साधारण सी तार भी बगीचे में होने वाली वृद्धि को नाटकीय रूप से कैसे बदल सकती है। हर पौधे के भीतर एक शांत संवाद चलता है, जो बिजली की भाषा में बोला जाता है। जड़ें, तने और पत्तियां सिर्फ पानी और खनिजों का परिवहन नहीं करती, वे सूक्ष्म विद्युत संकेत भी वहन करती हैं, जिन्हें एक्शन पोटेंशियल और वेरिएशन पोटेंशियल कहा जाता है, जो पौधे के ऊतकों में यात्रा करते हैं और जीवन प्रक्रियाओं को समन्वित करते हैं। ये संकेत उद्देश्यपूर्ण होते हैं, आकस्मिक नहीं। ये वृद्धि के पैटर्न को नियंत्रित करते हैं, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करते हैं और ये निर्धारित करते हैं कि पौधा क्षति या पर्यावरणीय तनाव पर कैसे प्रतिक्रिया देगा। जब टमाटर की पत्ती फटती है तो एक विद्युत संकेत तने के माध्यम से तेजी से दौड़ता है, दूर स्थित कोशिकाओं को चेतावनी देता है कि वे अपनी रक्षा प्रणाली सक्रिय कर लें। यही पौधों की फिजियोलॉजी का मूल है, एक जीवित विद्युत परिपथ जो लगातार अपने पर्यावरण के अनुसार स्वयं को समायोजित करता रहता है।
एक धातु की तार, एक ग्राउंडेड रॉड या सावधानी से बनाई गई कॉइल, इन आकारों में स्पाइरल का एक विशेष स्थान है। ये प्रकृति में बार बार दिखाई देता है। घोंगे के खोल से लेकर सूरजमुखी के केंद्र तक स्पाइरल प्रारंभिक इलेक्ट्रोकल्चर पद्धतियों का एक केंद्रीय प्रतीक बन गया। क्रिस्टोफर और उनके युग के अन्य आविष्कारकों का मानना था कि मिट्टी में दबाया गया तांबे का स्पाइरल धरती में बहने वाली विद्युत धाराओं को एकत्र और केंद्रित कर सकता है। यह आकार केवल सजावटी नहीं था, स्पाइरल एंटीना की तरह कार्य करता था, विस्तृत क्षेत्र से ऊर्जा एकत्र करता और उसे एक केंद्र बिंदु की ओर निर्देशित करता। प्रारंभिक कॉइल डिजाइन, जो प्राचीन ज्ञान और उभरते विद्युत सिद्धांत दोनों से प्रभावित थे, का उद्देश्य पौधे की प्राकृतिक विद्युत गतिविधि को बढ़ाना था, उसे बदलना नहीं। मूल सिद्धांत सीधा था, ज्यामिति का उपयोग उन ऊर्जाओं के साथ तालमेल बैठाने के लिए किया जा सकता है जो पहले से ही मौजूद हैं। जीव विज्ञान और भौतिकी का उद्देश्य एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करना नहीं, बल्कि सहयोग करना था। आकार, संकेत और मिट्टी का यह संगम वो बिंदु था जहां इलेक्ट्रोकल्चर रासायनिक कृषि से स्पष्ट रूप से अलग हो गया। पौधों को कृत्रिम पोषक तत्वों से भर देने के बजाय उद्देश्य उन विद्युत प्रणालियों को सक्रिय करना था जिन्हें विकास क्रम ने पहले से ही हर जीवित कोशिका में स्थापित कर दिया है। जब तांबे की तार को सही आकार और सही स्थान पर लगाया गया तो वो केवल एक संवाहक नहीं रही, वो एक कुंजी बन गई जो भोजन उगाने के बिल्कुल अलग तरीके का द्वार खोलती थी। उन्नीस सौ 20 के शुरुआती वर्षों तक कृषि एक ऐसे परिवर्तन के कगार पर थी जो दुनिया को नया रूप देने वाला था। जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका के औद्योगिक संयंत्र अभूतपूर्व पैमाने पर सिंथेटिक अमोनिया का उत्पादन शुरू कर दिया। हैबर प्रक्रिया, जो कभी युद्धकालीन रहस्य के रूप में सुरक्षित रखी जाती थी, अब रासायनिक उर्वरक से भरी ट्रेनों और मालवाहक जहाजों को शक्ति दे रही थी। वार्षिक उत्पादन 10 लाख टन से बढ़कर 1960 तक लगभग 2 करोड़ टन तक पहुंच गया। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ा, कीमतें तेजी से गिरने लगीं, लगभग $100 प्रति टन से $30 से भी कम तक। लेकिन वास्तविक क्रांति रासायनिक नहीं थी, वो आर्थिक थी। जो किसान कभी कंपोस्ट, फसल चक्र या एक बार लगाए गए तांबे के तार पर निर्भर थे, उन्हें एक बिल्कुल नई प्रणाली में प्रवेश कराया गया। अब उर्वरक हर साल खरीदना पड़ता था, एक मौसम छोड़ दें और उपज गिर जाती। ये मॉडल पुनरावृत्ति पर आधारित था। हर वसंत एक नई खरीद की मांग करता था, हर वर्ष एक नया बिल लाता था। जैसे जैसे अधिक किसान इस प्रणाली को अपनाने लगे, बाजार तेजी से फैलने लगा। विश्वसनीयता, पूर्वानुमानिता और लगातार बढ़ती पैदावार के वादों से प्रेरित होकर बड़ी फसल और आसान उपयोग का वादा लगभग अटूट आकर्षण बन गया। उर्वरक उद्योग तेजी से बढ़ा और एक वैश्विक दिग्गज बन गया, जिसका लाभ स्थायी समाधान पर नहीं बल्कि वार्षिक खपत पर निर्भर था। इस आर्थिक परिदृश्य में कोई भी ऐसा तरीका जो केवल एक तार के सहारे दीर्घकालिक परिणाम दे सके, सिर्फ एक वैकल्पिक विधि नहीं था, वो एक सीधा खतरा था। एक ऐसी प्रणाली जो एक बार काम करे और फिर लगातार काम करती रहे, वो न रिकरिंग रेवेन्यू देती, न सीजनल डिपेंडेंसी और न ही किसानों पर कोई नियंत्रण का साधन। धीरे धीरे राय बनाने वाले प्रभावशाली लोगों ने स्पष्ट सीमाएं खींचनी शुरू कर दी। संपादकों, एकेडमिकों और उद्योग से जुड़े प्रभावशाली लोगों ने बातचीत का स्वर बदलना शुरू कर दिया। समाचार पत्र इलेक्ट्रोकल्चर को एक गंभीर विकल्प के बजाय सिर्फ एक विचित्र नवीनता के रूप में प्रस्तुत करने लगे। शीर्षकों में अक्सर ऐसे शब्द प्रयोग होने लगे, चमत्कारी दावे, अजीबोगरीब प्रथाएं और क्रिस्टोफ के कार्य को परपेचुअल मोशन मशीनों और अन्य वैज्ञानिक रूप से शर्मनाक मानी जाने वाली अवधारणाओं के साथ रखा जाने लगा। वे कृषि जर्नल जो कभी असामान्य शोध का स्वागत करते थे, धीरे धीरे बंद हो गए। भेजे गए शोध पत्रों का उत्तर नहीं मिला, संपादकों को भेजे गए पत्र अनदेखे कर दिए गए। विश्वविद्यालयों के शोधकर्ता जो अनुदानों पर निर्भर थे और पेशेवर उपहास से सावधान रहते थे, इस विषय से सार्वजनिक रूप से दूरी बनाने लगे। यहाँ तक कि ब्रिटिश इलेक्ट्रिकल्चर कमेटी की अपनी रिपोर्टें भी, जिनमें से कई स्पष्ट रूप से प्रकाशन हेतु नहीं चिन्हित थीं, कभी सीमित संस्थागत दायरे से बाहर नहीं पहुंची। सबसे प्रभावशाली वैज्ञानिक मंचों पर इलेक्ट्रोकल्चर को चुपचाप फ्रिंज साइंस घोषित कर दिया गया। चर्चा अब इस पर केंद्रित नहीं रही कि ये
ये विधि क्या कर सकती है, बल्कि इस पर कि क्या ये चर्चा के योग्य भी है या नहीं। 1930 के दशक के अंत तक तांबे की तारों और वायुमंडलीय ऊर्जा की कहानियां केवल फुटनोट्स, किस्सों और लोक कथाओं में बची रह गईं। प्रमाण की मांग एक मौन सहमति में बदल गई कि कुछ प्रयोग इतने असामान्य हैं कि उन्हें गंभीर विचार के योग्य नहीं माना जाना चाहिए, और इस विषय पर साक्ष्य की खोज दशकों के लिए टाल दी गई। लेकिन हाल के वर्षों में वो खोज फिर शुरू हुई, पुराने पेटेंट और धुंधली तस्वीरों से आगे बढ़कर विशाल मापने योग्य खेतों तक। चीन में चाइनीज एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज के शोधकर्ताओं ने वायुमंडलीय बिजली पर एक बड़े पैमाने का अध्ययन शुरू किया जैसा पहले कभी नहीं किया गया था। ये अध्ययन लगभग 3600 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला था, जो कई हजार फुटबॉल मैदानों से भी बड़ा क्षेत्र था, जहां सक्रिय कृषि भूमि के ऊपर ऊंचाई पर हाई वोल्टेज तार लगाए गए थे। ये प्रणाली उर्वरकों या रासायनिक कीटनाशकों पर निर्भर नहीं थी, इसके बजाय इसने प्राकृतिक विद्युत विभव का उपयोग किया, ठीक उसी अवधारणा को दोहराते हुए जिसकी कल्पना शुरुआती इलेक्ट्रोकल्चर पायनियर्स ने की थी, लेकिन अब इतने बड़े पैमाने पर जो पूरे शहरों को भूजन दे सके। परिणामों को नजरअंदाज करना कठिन था। परीक्षण क्षेत्रों में फसल उत्पादन लगभग 30% तक बढ़ गया। गेहूं, चावल और सब्जियां सभी में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, वो भी बिना किसी अतिरिक्त सिंथेटिक उर्वरक के। लेकिन शोधकर्ताओं को उपज से भी जिस बात ने चौंकाया वो था कीटनाशकों के उपयोग में भारी गिरावट। कुछ क्षेत्रों में रासायनिक उपयोग 70% या उससे अधिक घट गया, और कुछ मामलों में पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। किसानों ने बताया कि कीटों का प्रकोप कम हुआ और पौधे स्पष्ट रूप से अधिक स्वस्थ दिखे, यहाँ तक कि उन क्षेत्रों में भी जहाँ कीट नियंत्रण लगभग असंभव था। ये केवल किस्सों पर आधारित अवलोकन या अलग थलग सफलताएं नहीं थीं। ये ऐसे परिणाम थे जिन्हें दस्तावेजित किया जा सकता था, मापा जा सकता था और दोहराया जा सकता था। ये कोई घर के पीछे किया गया छोटा प्रयोग या किसी एक अनुकूल मौसम का प्रभाव नहीं था। चीनी अकादमी का कार्य इलेक्ट्रोकल्चर को संस्थागत विज्ञान के क्षेत्र में ले आया, ऐसे डेटा सेट्स के साथ जो संयोग की संभावना को लगभग समाप्त कर देते थे। इन निष्कर्षों ने दिखाया कि जब पौधों को पृथ्वी की प्राकृतिक विद्युत धाराओं तक पहुंच मिलती है तो वे उस ऊर्जा पर फल फूल सकते हैं जो हमेशा से मौजूद रही है, मुफ्त, मौन और मिट्टी के ठीक ऊपर। लगभग एक सदी में पहली बार तार और मौसम द्वारा बढ़ी हुई फसल के शुरुआती दावों को राष्ट्रीय स्तर पर मापने योग्य प्रमाण मिला। हालांकि पौधों की वृद्धि बढ़ाने का दावा करने वाली हर तकनीक एक जैसी नहीं होती और ना ही हर तकनीक समान जोखिम रखती है। तांबे की स्पाइरल का उपयोग करने वाला पैसिव इलेक्ट्रोकल्चर पूरी तरह वातावरण और धरती के बीच प्राकृतिक वोल्टेज अंतर पर निर्भर करता है। इसमें कोई बाहरी पावर सोर्स नहीं होता, न बैटरी, न जनरेटर और ना ही घर की बिजली से कोई कनेक्शन। तांबे की तार केवल एक बेहतर एंटीना की तरह कार्य करती है, हवा में पहले से मौजूद हल्के विद्युत आवेश को शांतिपूर्वक एकत्र करते हुए। ये उन पावर्ड एग्रीकल्चरल सिस्टम से बिल्कुल अलग है जो जानबूझकर खेतों में हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करते हैं। वे प्रणालियां ट्रांसफार्मरों और जनरेटरों पर निर्भर करती हैं जो हजारों वोल्ट तक का करंट सस्पेंडेड वायर्स के माध्यम से भेजते हैं। हालांकि ऐसे सिस्टम्स नियंत्रित परिस्थितियों में मापने योग्य परिणाम दे चुके हैं, लेकिन ये गंभीर खतरे भी पैदा करते हैं। हाई वोल्टेज एक्सपोजर से इलेक्ट्रिक शॉक, आग और उपकरणों को नुकसान हो सकता है। वायरिंग की एक छोटी सी गलती प्रयोग को तुरंत खतरनाक स्थिति में बदल सकती है। इसके विपरीत पैसिव कॉपर स्पाइरल वेदर वेन जितने हार्मलेस होते हैं। वे मनुष्यों या जानवरों के लिए कोई विद्युत खतरा उत्पन्न नहीं करते और न ही आसपास के इलेक्ट्रॉनिक्स में हस्तक्षेप करते हैं। वे केवल उसी ऊर्जा के साथ इंटरैक्ट करते हैं जो धरती और आकाश स्वाभाविक रूप से प्रदान करते हैं। ये अंतर समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। पैसिव मेथड्स को पावर्ड सिस्टम्स के साथ भ्रमित करना दुर्घटनाओं या अवास्तविक अपेक्षाओं को जन्म दे सकता है, जैसे होममेड कॉइल्स को बैटरीज या पावर सोर्सेज से जोड़कर उन परिणामों को दोहराने की कोशिश करना। पैसिव इलेक्ट्रोकल्चर का आकर्षण उसकी सुरक्षा और सरलता में है। कुछ प्लग इन करने की जरूरत नहीं और डरने की भी नहीं। फिर भी सीमा कहाँ है ये समझना आवश्यक है और प्रयोग हमेशा उसी सुरक्षित सीमा के भीतर होने चाहिए। मिट्टी में लगाया गया एक साधारण तांबे का स्पाइरल किसी भी बैकयार्ड को एक कार्यशील प्रयोगशाला में बदल सकता है। प्रक्रिया स्वयं सरल है, लेकिन बारीकियों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। शुरुआत करें बेयर कॉपर वायर से।
लगभग 14 गेज यानी लगभग एक मजबूत पेपर क्लिप जितनी मोटाई वाली तार से। पार्ट 8 कंप्लीट। सेंड नेक्स्ट पार्ट व्हेन रेडी। इसे एक ढीले स्पाइरल का आकार दें जिसका व्यास लगभग 5 से 20 सेंटीमीटर के बीच हो। कई माली कॉइल को समान रखने के लिए 12 से 16 मिलीमीटर चौड़ा लकड़ी का डावल इस्तेमाल करते हैं। तैयार स्पाइरल में कम से कम 3 घुमाव होने चाहिए और उनके बीच पर्याप्त दूरी हो ताकि हवा और प्रकाश आसानी से गुजर सकें। एक बार आकार देने के बाद उसे मिट्टी में इस प्रकार लगाएं कि स्पाइरल सतह से 10 से 15 सेंटीमीटर नीचे रहे और उसका ऊपरी सिरा बस थोड़ा सा जमीन के ऊपर दिखाई दे। एक महत्वपूर्ण विवरण को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। स्पाइरल का सिरा मैग्नेटिक नॉर्थ की दिशा में होना चाहिए। इसके लिए एक साधारण कंपास पर्याप्त है। ये चरण आवश्यक माना जाता है क्योंकि पृथ्वी की टेल्यूरिक धाराएं उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं और सही अलाइनमेंट ये तय करता है कि प्रभाव दिखाई देगा या बिल्कुल नहीं। स्पाइरल को पौधे के आधार से 10 से 20 सेंटीमीटर दूर रखें। टमाटर, बीन्स और स्क्वॉश जैसी फसलें अक्सर अच्छा रिस्पॉन्स देती हैं। हालांकि कई माली बताते हैं कि सबसे नाटकीय परिणाम लीफी ग्रीन्स में देखे गए हैं। परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए हर 2 सप्ताह में पौधे की ऊंचाई, पत्तियों का आकार और कीट गतिविधि को रिकॉर्ड करें। वृद्धि की नियमित तस्वीरें लें और अंतिम मौसम के अंत में अंतिम हार्वेस्ट का वजन करें। ओहायो के एक उत्पादक ने लेटिस की उपज में 40% वृद्धि दर्ज की, कम एफिड्स के साथ और पाउडरी मिल्ड्यू के बिना, जबकि बाकी सभी परिस्थितियां समान रखी गईं। मिट्टी, पानी और देखभाल सब कुछ समान रहा। प्रत्येक पंक्ति में केवल एक कॉपर स्पाइरल जोड़ा गया था। परिणाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये विधि सुरक्षित है, शांत है और प्रकृति द्वारा पहले से उपलब्ध ऊर्जा के अलावा किसी बाहरी बिजली की आवश्यकता नहीं होती। जो भी इसे आजमाना चाहता है उसके लिए लागत बहुत कम है, एक कप कॉफी से भी कम। फिर भी इसके निहितार्थ भोजन उत्पादन को समझने का हमारा तरीका स्थायी रूप से बदल सकते हैं। आज वैश्विक उर्वरक खपत प्रतिवर्ष 185 मिलियन टन से अधिक है, जबकि मिट्टी का स्वास्थ्य घट रहा है और लागतें लगातार बढ़ रही हैं। जैसे जैसे किसान और उत्पादक सतत विकल्पों की खोज कर रहे हैं, अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये नहीं है कि इलेक्ट्रोकल्चर हर जगह काम करता है या नहीं। गहरा प्रश्न ये है कि इतने सरल, कम लागत वाले प्रयोग ट्रिलियन डॉलर उद्योगों के लिए इतनी बड़ी चुनौती क्यों बन जाते हैं। जब मुक्त उपलब्ध ऊर्जा जमे हुए कॉरपोरेट हितों से टकराती है तो प्रगति सबके लिए धीमी हो जाती है। कृषि का भविष्य नई खोजों पर नहीं, बल्कि इस बात पर निर्भर हो सकता है कि हम क्या दोबारा खोजने को तैयार हैं। अगर मुनाफा निर्णय न ले रहा होता तो आप क्या आजमाते?